तो भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम आने के अंदर अब सिर्फ एक हफ्ते से भी कम रह गया है और इसके लिए हमारा एक्साइटमेंट लेवल तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मैं सच कहूँ तो मैंने इतना ज़्यादा हाइप एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे भी नहीं देखा था जो कि मैं इस टाइम पे देख रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम पिछली सारी मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो इसी सारे के सारे हाइप को मैं अपने और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए मैंने काम करा कि मैंने पिछली स्पाइडरमैन की मूवीज़ जिनके बहुत ही ज़्यादा रूमर्स हैं कि उनके विलन्स तो यहाँ पे अपीयर हो ही रहे हैं लेकिन उनका स्पाइडरमैन भी यहाँ पे अपीयर होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि यही हमारे पास सही टाइम है कि पुरानी मूवीज़ को एक बार दोबारा से फिर से देख लिया जाए। तो इसी तरह मैंने इस वीकेंड के ऊपर अपनी टॉबी मैगवायर वाली यानी कि ओरिजिनल स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी जो है उसको कंप्लीटली देखा एक साथ बैठ के, और मैंने जाना कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैंने दोबारा से जब स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को देखा तो मुझे उससे क्या चीज़ें देखने को मिली और मुझे वो कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं इस वीडियो के अंदर कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ स्पाइडरमैन की पूरी ट्रिलॉजी को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है और मोस्टली सारे लोग देख ही चुके हैं। लेकिन बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि वो पुरानी मूवीज़ देख के मुझे कैसा लगा। तो सच कहूँ, अगर मैं स्पाइडरमैन 1 से इसकी शुरुआत करूँ तो जिस तरीके से वहाँ पे पीटर को पावर्स मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अब तक का ऑथेंटिक तरीका था स्पाइडरमैन को पावर्स देने के लिए, और वो बिल्कुल नज़र में कॉमिक एक्यूरेट लग रहा था। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है कॉमिक से बहुत ज़्यादा चेंज कर दी गई थी। जिस तरह वहाँ पे हम देखा कि उसके पास ऑर्गेनिक वेब्स होते हैं ना कि वेब शूटर्स होते हैं, जो कि कॉमिक से चेंज किए गए थे, और ये पार्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मतलब यार, हाथों में से जाले निकल रहे हैं, ये कौन सी पावर है? मतलब नहीं, हमें वेब शूटर्स ही पसंद थे और उसी को लाना चाहिए था। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था पूरी की पूरी मूवी का, वो उसकी स्टोरी थी कि जिस तरह वहाँ पे अंकल बैन उसको समझाते हैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके बाद उनकी जान चले जाती है। मतलब अंकल बैन का जब नाम आ जाए तो समझ लो कि वो मरने ही वाले हैं। तो वहाँ पे वो मर जाते हैं और उसके बाद ही पीटर को रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हीरो बन सकता है और दुनिया को बदल सकता है। तो इसी के बीच पूरी की पूरी हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ पे 7 साल इसके विलन विलियम डेफो ने जो प्ले करा है नॉर्मन ऑसबॉर्न को, वो बहुत ही ज़्यादा औसम था और उनका ग्रीन गॉब्लिन मेरा फेवरेट होकर रह गया है। खासकर यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन के जो सारे के सारे डायलॉग्स थे, जो उनके कोड्स थे, वो मेरे आज तक सारे के सारे फेवरेट डायलॉग्स हैं। जिसके अंदर जो उनका सबसे फेमस कोड जो मुझे लगता है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वही कोड मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर भी है, तो वो है वी आर हु वी चूज टू बी, यानी कि हम वही बनते हैं जो कि हम बनना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हमारे हाथ के अंदर होती हैं। और यहाँ पे वो पीटर को एक लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे होते कि वो जो बनना चाहता है वो बन सकता है। तो ये पूरी की पूरी मूवी एक तरह की साइकोलॉजिकल मूवी थी। अगर आप इसको दूसरे नज़रिए से देखें, ना कि सुपर हीरो नज़रिए से, तो आपको अंदाजा होगा कि ये मूवी कितनी ज़्यादा डीप थी। इस मूवी की एक और जो दूसरी बात है वो उसका स्पाइडरमैन सूट है। मैं इस बात को आज तक आर्ग्यू करता हूँ लोगों के सामने कि स्पाइडरमैन मूवी के अंदर जितने भी हमने सूट देखे हैं अब तक, चाहे वो टॉम हॉलैंड का हो, चाहे वो एंड्रयू का ही क्यों ना हो, उन सब में से जो मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन क्लासिक सूट है वो टॉबी मैगवायर वाला ही है। मतलब यार, वो पूरा का पूरा रेड और ब्लू कलर जो उठ रहा था स्क्रीन के ऊपर, साथ साथ वो जो व्हाइट का पैटर्न वहाँ पे उभरा हुआ था, पूरी की पूरी जो स्पाइडर लोगो था, वो सारी की सारी चीज़ें स्पाइडरमैन का एक परफेक्ट सूट बना रही थी। और आज तक मैंने इतने ज़्यादा सूट्स देख लिए, टॉम हॉलैंड के भी, एंड्रयू गारफील्ड के भी, लेकिन इस सूट का मुकाबला आज तक मुझे देखने को नहीं मिला। तो ये बात तो आपको भी माननी ही पड़ेगी कि ये सूट एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का सूट था, जो कि अपने उस टाइम के हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ थी। अब अगर जैसा कि मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो जिस टाइम पे ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2002 और 2007 के दरमियान ये तीनों मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, तो उस टाइम पे CGI जो था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था, VFX इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि हमें देखने में मज़ा आए। लेकिन इन तीनों की तीनों मूवीज़ को, जो कि तकरीबन 15 से 20 साल पहले आई थी, मुझे ज़रा सा भी यहाँ पे देख के ये नहीं लगा कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी मूवी देख रहा हूँ और उसके VFX बिल्कुल डब्बा है, कचरा है और मुझे मज़ा नहीं आ रहा। बल्कि कहीं कहीं जगह तो मैं इन बातों को भूल भी जाता था कि ये मूवीज़ इतनी ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि इनकी सिनेमेटोग्राफी, इनकी जो पूरी की पूरी VFX थी वो बहुत ही ज़्यादा औसम थी। तो यहाँ पे अगर मैं VFX की बात करूँ तो मैं यहाँ स्पाइडरमैन 2 के ऊपर खासकर बात करना चाहूँगा, जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस को वो सारे के सारे टेंटिकल्स दिए गए थे, और जिस तरीके से वो पूरी की पूरी फाइट सीन्स चल रहे थे, वो ट्रेन वाला सीन, वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने वाला सीन, लड़ने वाला सीन, यहाँ पे जो CGI थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो कि आज 20 साल के बाद भी हमें इस बात प्रूव कर रही है कि स्पाइडरमैन यानी कि सैम रेमी की जो स्पाइडरमैन थी वो अपने वक्त से बहुत ही ज़्यादा आगे की एक मूवी थी, जिसको उस टाइम के लोगों ने उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करा जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। तो अगर बात की जाए तो स्पाइडरमैन 2 जो थी वो पूरी पूरी ट्रिलॉजी के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवी लगी। सबसे ज़्यादा एक्शन हमें उसको देखने को अंदर मिला। उसके अंदर मैंने पीटर का एक डाउन साइड भी देखा कि किस तरह से उसकी पावर्स उसके पास से चले जाती हैं और उसके बगैर भी वो स्ट्रगल कर रहा होता है, और उसकी जो पूरी की पूरी लाइफ चल रही होती है, जो पीटर पार्कर वाली, कि उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ पे परेशानियाँ आते ही जा रही हैं, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें स्पाइडरमैन को बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट बना रही थी।
तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पाइडरमैन 3 की, तो मैं ये कहूँगा कि पूरी की पूरी ट्रिलॉजी के अंदर ये मेरी सबसे ज़्यादा लीस्ट फेवरेट मूवी थी। इस मूवी के अंदर एक तो विलन्स को बहुत ही ज़्यादा डाल दिया गया था और किसी भी एक विलन के ऊपर एक अच्छा फोकस या उसकी स्टोरी को बिल्डअप करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई। ऐसा लग रहा था कि इस मूवी के अंदर बस विलन्स भर दिए गए हैं और उनको ड्रेसअप करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर जो ब्लैक सूट वाला पूरा का पूरा एंगल था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जो पूरा का पूरा बुली मैगवायर था, सच में वो मीम्स में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह की मूवी में देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्रिंज फील हो रहा था। मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये अच्छा लग रहा था, ये क्रिंज फील हो रहा था। और आप भी अगर इसको दोबारा देखने के लिए बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये एक स्पाइडरमैन 3 मूवी का सीन है, बल्कि ऐसा लगेगा कि किसी मीम का ही सीन है। इसके अलावा यहाँ पे जो वैनम को जो पोर्ट्रेल दिया गया था पूरी की पूरी मूवी के अंदर, उससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत है। मतलब वैनम को उन्होंने एक तरह का सूट बना दिया जो कि इंसानों की बॉडी से आके चिपक रहा था, उसका सिम्बियोट वाला सारा पर्पस यहाँ पे बेकार कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एडी ब्रॉक का जो कैरेक्टर था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और अपने हिसाब से उन एक्टर ने जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी थी। पीटर के साथ जो उनकी नोक जोक चल रही थी फोटोग्राफी वगैरह के ऊपर, ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट चीज़ें थी जो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा यहाँ पे जो सैंडमैन का जो विलन था उसके ऊपर मैं खासकर बात करना चाहूँगा उसकी CGI के ऊपर, क्योंकि मैं इस बात को सोच रहा था कि ये मूवी 2007 के अंदर आई थी और उसकी CGI इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि मुझे कहीं से लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई एनिमेटेड चीज़ देख रहा हूँ। और अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा सीन होता है जहाँ पे वो मिट्टी के जरिए दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो रहा होता है सैंडमैन पहली बार, तो ये अब तक का जो है इस टाइम के मूवीज़ के अंदर आने वाला सबसे महंगा VFX शॉट था और ये कम्प्लीटली एनिमेटेड था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पूरा का पूरा लव वाला एंगल डाला था पीटर की स्टोरी के अंदर, MJ और ग्वेन वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा फालतू लगा। सच कहूँ तो पीटर की लाइफ के अंदर इस तरह की स्टोरीज को घुसाना मुझे बिल्कुल फालतू ही लगता है। एक सुपर हीरो को सुपर हीरो वाले काम करते हुए ज़्यादा दिखाना चाहिए, ना कि एक प्यार बच्ची के चक्कर में लगना चाहिए। और मुझे ये एंगल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें MJ की, तो MJ तो यार क्या कहूँ, मतलब क्रिस्टियन डस्ट ने जो MJ का रोल प्ले करा है, जो वो लग रही थी पूरी की पूरी मूवीज़ के अंदर, आय हाय हाय मज़ा आ गया। तो ये सच कहूँ तो इस मूवी के जो कास्ट थी, यानी कि जो मेन कास्ट थी, जैसे आंट मे हो गई, वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट ली उन्होंने। यहाँ पे जो पीटर पार्कर था यानी कि टॉबी मैगवायर, वो मुझे ठीक ही लगे। इसके अलावा यहाँ पे जो मुझे MJ का कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा मैं उससे कनेक्ट हो पाया, वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट टाइप लग रहा था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बहस जो यहाँ पे छिड़ती है वो ये छिड़ती है कि भाई तुम्हारा फेवरेट स्पाइडरमैन कौन सा है। तो सच कहूँ तो देखो, मेरा कोई खास फेवरेट स्पाइडरमैन नहीं है, लेकिन मैंने एक तरह की लिस्ट ज़रूर बनाई हुई है जो कि मैं लोगों को जवाब जब देता हूँ तो कुछ इस तरीके से देता हूँ कि टॉबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन था वो बेस्ट स्पाइडरमैन था मेरी नज़र के अंदर। जिस तरीके से उसका सूट था, जिस तरीके से वो अपनी बिना पावर्स के, यानी बिना किसी एनहेंसमेंट्स के, बिना किसी स्टार्क टैग के, बिना किसी अपने अब्बू का सहारा लिए सब कुछ खुद कर रहा था, तो इस मुकाबले में टॉबी मैगवायर से ज़्यादा OG स्पाइडरमैन कोई नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा था और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा था। इसी के बाद अगर मैं यहाँ पे एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की बात करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की सीरीज के अंदर जो पीटर पार्कर था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ना कि उसका स्पाइडरमैन मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेट करा। मैं मानता हूँ कि उसकी स्पाइडरमैन के अंदर कुछ चीज़ें हैं अच्छी, जिसको हम अपनी अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जब मैं उन मूवीज़ को दोबारा से रिविजिट करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा शॉर्ट करके कि टॉबी मैगवायर का जो था वो बेस्ट स्पाइडरमैन था, एंड्रयू गारफील्ड का जो था वो बेस्ट पीटर पार्कर था, और टॉम हॉलैंड का जो है वो बेसिकली दोनों तरफ से उसने वो बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं सच कहूँ तो टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। उसका पीटर पार्कर बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट मुझे नजर आता है, जिस तरह वो कॉमिक में टीनेजर है और वो टीनेजर एक लगते भी हैं। इसके अलावा जो उनकी हरकतें हैं, उनके ह्यूमर है, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। और स्पाइडरमैन अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो डेवलप हो रहा है और शायद स्पाइडरमैन नो वे होम आने के बाद वो एक अच्छे तरीके से मैच्योर स्पाइडरमैन बन जाएगा, जिस तरह का हम उनको देखना चाहते हैं। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करना चाहूँगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने स्पाइडरमैन की पुरानी ट्रिलॉजी को दोबारा से रिविजिट करा तो मेरी पुरानी मेमोरीज, बचपन की यादें रिफ्रेश हो गई। मेरे पास बचपन में एक स्टिकर बुक हुआ करती थी जिसके अंदर सारे के सारे स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के स्टिकर्स मौजूद थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने उन स्टिकर बुक्स को दोबारा खोल के बैठी हूँ जब मैं इस मूवी को देख रहा था। तो सच कहूँ तो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील थी। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग इतने ज़्यादा पागल क्यों हो रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर टॉम हॉलैंड के साथ दो और स्पाइडरमैन आएंगे जिनके साथ हमारी मेमोरीज, हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो लोग तो बिल्कुल इमोशनल हो ही जाएंगे। तो लगता है कि सोनी और मार्वल इस बार जो है बोली भर भर के पैसा ले जाने वाले हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आप बताइए मुझे आपको कि ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपने अभी तक स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को दोबारा से नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्पाइडरमैन नो वे होम देखने से पहले पुरानी मूवीज को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। इसके बाद जो मैं एंड्रयू गारफील्ड की सीरीज को दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसको देखने के बाद मैं इसी तरह एक और वीडियो बनाऊंगा एंड्रयू गारफील्ड यूनिवर्स के ऊपर। सो गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर और साथ साथ मार्वल कॉमिक्स के ऊपर भी वीडियोस बना रहे होते हैं, जिनको हम डेली बेसिस पे शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे इस ऑसम यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्पीड टाइगर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इतना सब कुछ कर ही दिया है तो यार फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे आपका भाई जबरदस्त किस्म की इस तरह की पोस्ट बना के शेयर कर रहा होता है, जिसके जरिए आपको इनफैक्ट और न्यूज मिल ही रहे होते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया और कॉमिक्स दोनों से ही। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।